स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे देश में करवट लेती नई सियासत की। बात करेंगे मोदी के सामने दूसरे पीएम मटेरियल की। हम बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? क्या नीतीश कुमार 2024 आते आते पलट जाएंगे? क्या बीजेपी जेडीयू रिश्ते ठीक है? हम बात करेंगे मिशन 2024 से मोदी के खिलाफ विपक्ष में पीएम पद के दावेदार की। जी कौन होगा दावेदार? सभी विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ एक मंच पर आएंगी क्या? क्या 2024 तक विपक्षी पार्टियां एक होकर मोदी का मुकाबला कर पाएंगी? क्या विपक्ष में कोई ऐसा नेता होगा जिसको सर्वमान्य मान लिया जाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि यूपी जीत लिया तो दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। 80 लोकसभा सीट वाली यूपी की जनता ने जिसे आशीर्वाद दे दिया वो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगा। इसलिए बीजेपी सबसे बड़े राज्य यूपी को जीतने के लिए जी जान लगा ली है। यही सब तय होगा कि साल 2024 में मोदी का करिश्मा कैसा रहेगा। 2022 में यूपी चुनाव से देश की सियासत की दशा और दिशा तय होगी कि कौन दिल्ली पर राज करेगा। लेकिन मोदी को सियासी महाभारत में मात देने के लिए विपक्षी एकता में दम भरने की कोशिशें की जा रही। कभी ममता मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाती है तो कभी शरद पवार तो कभी लालू मुलायम मिलते हैं, तो सियासी गलियारों में लगने लगता है कि विपक्ष अब मजबूत हो रहा है। लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा न पिछले लोकसभा चुनाव में तय हुआ था न अब तय है। ममता दिल्ली में कई नेताओं से मिलकर बंगाल पहुंची तो हाल ही में जेडीए में शामिल कभी मोदी के करीबी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि देश में मोदी ही नहीं पीएम बनने के लिए कई मटेरियल हैं। कुशवाहा बिहार में बीजेपी के बल पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश को देश का पीएम मटेरियल बना रही हैं। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं, और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। ऐसे सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, कई नेता नीतीश को पीएम मटेरियल कह चुके हैं। ऐसे नीतीश भी 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम कैंडिडेट बताया था, लेकिन मोदी लहर में ऐसे डूबे कि बिहार की जनता ने उम्मीदों की नाव डुबा दिया। बीजेपी से अलग होने पर नीतीश 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। ये रह करके जेडीयू के नेताओं को कीड़ा काटता है और वो पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी को बताने लगते हैं। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल थे, लेकिन जब से वो पलटी मार मटेरियल बन गए, इसके बाद तो जनता ने उन्हें सीएम के लायक भी नहीं समझा। अब कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर सियासी हवा दे दी। कुशवाहा के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में अभी 10 साल तक पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यानी बीजेपी कुशवाहा के बयान को तवज्जो नहीं देना चाहती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं, और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो। वहीं पीएम मटेरियल को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पीएम बनने की कोई आकांक्षा नहीं है। आखिर आपको क्यों लगता है कि आप पीएम पोस्ट के लायक नहीं है? नहीं सब मुख्यमंत्री जी एक सवाल, अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री जी एक सवाल, ये जो कार्ड, अरे अब हम तो यहाँ की सेवा करते करते अब क्या अभी सब कोई हमारे मन में कोई आकांक्षा, कोई इच्छा वगैरह नहीं। नीतीश भले ही अभी आकांक्षा दबा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही इंडियन नेशनल लोकदल अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन की पैरवी कर रहे हैं और केंद्र की सरकार को किसान विरोधी बता चुके हैं। चौटाला ने हाल ही में कहा था कि किसान और जन विरोधी केंद्र सरकार से मुक्ति पाने का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि अगर जेडीयू को बीजेपी के साथ ही रहना है तो फिर ऐसे नेताओं से नजदीकियां नीतीश क्यों बढ़ा रहे हैं जो तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे हैं? राजद नेता
तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी मोर्चा नहीं बना सकता। टीएमसी, एसपी और एनसीपी को ईगो छोड़कर साथ आना चाहिए। लोगों को एक विकल्प चाहिए। तेजस्वी के मुताबिक यदि क्षेत्रीय दलों को हटा दे तो कम से कम 200 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। लेकिन जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल मजबूत है उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठाया जाना चाहिए। यानी मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चे के ख्वाब सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे साकार होगा। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इसमें शामिल होगी। अगर कांग्रेस शामिल नहीं होगी तो क्या तीसरा मोर्चा बीजेपी को हरा पाएगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि मोदी के खिलाफ मोर्चे की अगुवाई कौन करेगा। हर दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर दल में पीएम पद के मटेरियल भी है, लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा, क्या होगा एजेंडा, ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बयानों की राजनीति है और हर बयान के कुछ खास मायने होते हैं, कुछ खास मतलब होता है। समझने की कोशिश आज यही करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा में। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक जुड़ रहे हैं, जेडीयू से मेरे साथ अर्जुन देश प्रेमी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ टीएमसी से बादल देवनाथ हैं और राहुल लाल एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस्ट मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अर्जुन देश प्रेमी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान असल में क्या कहता है जिसमें नीतीश कुमार को वो पीएम मटेरियल बताते हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? है पूरा देश जानता है, हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनमें वो सब गुण हैं जो एक राजनेता में होना चाहिए, जो एक प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। उनमें वो सारे गुण हैं। आप उनके कार्यों को देखें। अच्छा। आप उनसे कोई आरोप नहीं है। जो उन्होंने काम किया है, स्क्रैच से लेके बिहार को कहाँ ले गए हैं, जहाँ बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं मिलता था, सड़कें नहीं थी गाँव में, तो हमारे नेता ने वो हर काम विकास का किया। उनका आप व्यवहार देखिए, उनकी बोली देखिए, आप उनका आचरण देखिए, उनके शारीरिक हाव भाव को देखिए। तो जितने गुण एक प्रधानमंत्री में होने चाहिए वो सारे गुण उनमें हैं और वो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। उनकी जो स्वीकार्यता सब जगह है, उनकी स्वीकार्यता एनडीए में है, उनकी स्वीकार्यता दूसरी जगहों पे भी है। तो हर तरह से वो एक स्वीकार्य नेता है। तो जिसमें सब गुण हो उसके लिए ये कहना कि वो पीएम मटेरियल है, इसमें गलत क्या है? अच्छा अर्जुन जी, नीतीश चालीसा का पाठ जो किया जा रहा है, असल में इसका मकसद क्या है सर? ये किसको समझाया जा रहा है? ये बताने की कोशिश किसको है? नहीं, बताने की कोशिश नहीं है। देखिए, जब सवाल पूछा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक सवाल के उत्तर में जो बात कही है उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसका हम कोई और मायने खोजें। एक सवाल पूछा गया, उन्होंने उसका उत्तर दिया। उनके गुण यदि हैं तो क्या हम ये कहें कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है? जो सच है वो सच है, सच को तो आप छुपा नहीं सकते। आप बताइए, कोई उनसे इतने वर्षों की राजनीति में क्या उनसे भ्रष्टाचार का एक भी आरोप है? कहीं कोई सिद्ध कर पाया है? क्या उन्होंने विकास का काम नहीं किया है? क्या ये सच नहीं है कि उन्हीं के प्रयासों से अब हर घर में नल का जल मिल रहा है, जिसको केंद्र सरकार ने भी अपनाया है, हमारी ढेर सारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने अपनाया है। तो जाहिर है उनमें मटेरियल तो है, वो इसमें कोई दो राय नहीं। रमन मलिक साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये एक चुनौती के तौर पे भी लेना चाहिए जब ये समझाने का प्रयास कुशवाहा साहब करें कि देखिए पीएम मटेरियल नीतीश कुमार है, जरूरत नहीं है क्या बीजेपी की जेडीयू को? देखिए, इस प्रकार है कि कुछ तो लोग कहेंगे, अब अगर किसी व्यक्ति को जो 3 बारी से मुख्यमंत्री रहे हों, उनमें लोगों को आस दिखती हो तो उसमें कोई गलत नहीं। यहाँ तो लोगों को 4 बार के फेल्ड एमपी में भी आस नजर आती है, जिसको 22 साल से लॉन्च करने की कोशिश करने वाला जो रॉकेट है, खुद रॉकेट, उसको भी कोशिश कर बार बार बत्ती लगा के लॉन्च करने की ठीक है। कोशिश तो करते हैं। बतौर बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक मानते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मैं सही समझ रहा हूं सर? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं साहब।
हर नेता का जो दल है उसके अंदर उसके शुभचिंतक सर, मैं जेडीयू का कॉन्टेक्स्ट थोड़ी समझ रहा हूं आपसे। आप मुझे जेडीयू के परिप्रेक्ष्य से चीजें क्यों समझा रहे हैं सर? मुझे बीजेपी का रिएक्शन चाहिए आपसे। बीजेपी क्या सोच रही है? सुनिए उपाध्याय जी, बीजेपी का रिएक्शन देने से पहले नीतीश जी ने अपने आप रिएक्शन दे दिया कि उनको इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना उनको इस जगह में आना है। उनके एक और नेता केसी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब तक मोदी जी हैं तब तक किसी का कोई और बनने का एनडीए में सवाल ही नहीं होता। तो राहत की सांस ले ली आपने? राहत की सांस ली फिर इसके बाद? नहीं, कोई राहत की बात रिलैक्स हो गए अब आप? परिवार के अंदर तो सब कुछ पता है, तो बाहर से मिर्च मसाला लगा के और कुछ ना हो तो चलो इस पे ही दो बातें कर ले, ऐसा कुछ माहौल वाले लोगों को अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन फैक्ट तो यही है कि केसी त्यागी जी हो या फिर खुद नीतीश बाबू, उन्होंने खुद बोल दिया कि जी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अब बात आती है मेन। सर देखिए सर, नीतीश कुमार की सारी बातें सही है, तो नीतीश कुमार पेगासस पे भी जांच की बात कह रहे हैं, जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं। वो हर मुद्दे पे आपसे इतर दिखाई देते हैं। काहे के सहयोगी हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? क्या बोल दिया उन्होंने? कैसे, क्या नहीं बोला है? देखिए, हर विषय को बात करना और पूछोगे सवाल तो अपनी राय व्यक्त करने में क्या दिक्कत तो है? पेगासस की जांच होनी चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि सरकार ऑलरेडी जवाब दे चुकी है, अगर आपके पास और कोई तथ्य हो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तेजस्वी से मुलाकात होनी चाहिए, ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात होनी चाहिए, ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात होनी चाहिए। उपाध्याय जी, पहले पेगासस के मुद्दे पे, पेगासस के ऊपर उन्होंने क्लियरली बोला कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट में भी जवाब काफी था ना? इतना काफी था ना? फिर इतना काफी था। तो उसके बाद उन्होंने ये बड़े स्पष्ट रूप से बोला अगर और कोई साक्षात है तो वो लेके आइए, फिर बात जरूर होनी चाहिए। नीतीश कुमार का साफ कहना था कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए सर, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। आप इसे मैनिपुलेट मत करिए सर, इस स्टेटमेंट को। मैं मैनिपुलेट नहीं करा, मैंने अभी देखा जी, मैंने एक विश्वस्त चैनल के ऊपर जो आराम से हर बात बोलती है, ऐसी चैनल के माध्यम से मैंने बकायदा नीतीश जी का पूरा एएनआई वाला बयान पूरा पढ़ा और देखा है। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि सरकार बयान दे चुकी है, उसके बाद कोई साक्षात हो तो बताइए। पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए, नीतीश कुमार का कहना है सर। वो आपसे इतर क्यों दिखाई देते हैं? जातिगत जनगणना पे वो आपसे इतर क्यों दिखाई देते हैं? ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात क्यों करते हैं? केसी त्यागी भी उनके साथ रहते हैं। सुनिए उपाध्याय जी, अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक भेज देता हूँ। सर, ये आपके पास और मेरे पास लिंक की बात नहीं, जो बयान उन्होंने कहा वो आपने भी सुना और मैंने भी सुना। उन्होंने स्पष्ट बोला कि सरकार जवाब दे चुकी है, अगर कोई नए साक्षात हैं तो वो बताइए, फिर होनी चाहिए चर्चा। ये बोला उन्होंने, मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ। सर, आप वीडियो एक बार खुद देख लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। टीएमसी से बादल देवनाथ भी एक बार देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए सर। सर ठीक है सर, मुझे किसी चैनल को कोट करके मत समझाइए, मैं समझ गया, ठीक है। टीएमसी से बादल देवनाथ भी मेरे साथ है। बादल देवनाथ, असल में चाहते तो सभी हैं कि मोदी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार हो, एक तीसरा मोर्चा तैयार हो, थर्ड फ्रंट तैयार हो, कोशिशें भी की जाती हैं, लेकिन सर ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा ये तय क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आपने जेडीयू के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ जेडीयू के पास अभी 30 के एमएलए है और उनके पास कितना एमपी रहेगा? 2-3 एमपी को लेकर तो सीएम नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने कह दिया कोई उछल सकता है, राजनीति में ऐसा उछल सकता है, उसका नाम को लेके आगे जा सकता है, कोई उनको सपोर्ट कर सकता है, ऐसा कोई करने का कोशिश करता है। ये तो होता ही है राजनीति में, ऐसा कोई दोष नहीं है सर। नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोशिश किया, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि मैं नहीं, मेरा कोई आकांक्षा नहीं है इस विषय में। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा, ममता बनर्जी ने कहा मैं कैडर हूँ और मैं सबको 2024 के लिए एकजुट करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हम सब
लेकिन हम सब और खुद मैं भी हर जगह में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सब मिलकर देश को सेवा करने के लिए ममता बनर्जी को एक मौका दीजिए। ये पार्टी का बयान है, पार्टी से सब लोग, पार्टी के वर्कर लोग सब लोग चाहते हैं ममता बनर्जी एक बार पीएम बने, आप सब एक बार सपोर्ट कीजिए। अच्छा, होता है जेडीयू थर्ड फ्रंट में आ रही है क्या? मतलब थर्ड फ्रंट का कोई कम्युनिकेशन जेडीयू से हो रहा है क्या? कोई बातचीत चल रही है क्या? कोई फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट नहीं है, आप समझने का कोशिश कीजिए। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट का बात है देश को सेवा करने का। इसके लिए कोई आप लोग थर्ड पॉइंट करते, कोई सेकंड पॉइंट, कोई फोर्थ पॉइंट, कोई फिफ्थ पॉइंट, आप लोग कह सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। बात ऐसा है देश की सेवा कौन करेगा 2024 में। लेकिन हम लोग क्यों कोशिश कर रहे हैं? बंगाल में ममता बनर्जी के पास भाजपा ने हार किया, बुरी तरह से हारा, और पूरे देश में मोदी जी का जो जनप्रियता जो था वो आगे यही है। लेकिन 2024 से 2014 से 2021 तक ने जो वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। ना मेक इन इंडिया हुआ, ना मलिक साहब ऐसे नहीं, मलिक साहब रुक जाइए मलिक साहब रुक जाइए। कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, गंगा जमुना ट्रांसपोर्ट का नहीं हुआ, 15 लाख का 15% नहीं दिया, जो हर साल 2 करोड़ नागरिक, जो भी वादा मोदी जी ने किया कुछ सफलता नहीं मिला। आज उजला गैस का बात वो लोग नहीं चाहते, उजला गैस में कनेक्शन दे दिया, लेकिन उसके बाद देखिए 1000 रुपया गैस, पेट्रोल 100 से ऊपर होगा पेट्रोल लीकेज, तो महंगाई तो और बढ़ेगा। लोग आज कोरोना के चलते देखिए आज के 3 दिन 4,25,000 से ऊपर लोग कोरोना में मर गए। इसका जिम्मेदार और जिम्मेदारी कौन है? कौन लेगा इसका जिम्मेदारी? आप बताइए तो। ना वैक्सीन है, अभी भी बंगाल में 10.5 करोड़ लोग 90 लाख वैक्सीन मिला, 10.5 करोड़ लोगों में 90 लाख वैक्सीन मिला। लोग वैक्सीन के लिए हर दिन झमेला हो रहा है, चाहे एक खाते के लिए हो रहा है वैक्सीन, लोग पागल हो गया वैक्सीन के लिए, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रहा है, पूरे देश में नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी वैक्सीन को बाहर दे दिया। बादल देवनाथ, क्या आपकी इन कोशिशों में सर सुन लीजिए, मलिक साहब आरोप, बादल देवनाथ जो झंडा असल में आप बुलंद कर रहे हैं, इसमें जेडीयू के लिए कोई जगह हो सकती है? नहीं मलिक साहब, सबके बारे में मत बोलिए, मलिक साहब ऐसे मत करिए सर, सबके बारे में थोड़ी बोलेंगे आप। बादल देवनाथ, क्या आप झंडा जो बुलंद कर रहे हैं, सब साथ मिलकर जो चलने की बात कर रहे हैं, इसमें जेडीयू को शामिल किया जा सकता है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। सुन लीजिए, ममता दीदी ने ऑलरेडी लालू प्रसाद जी के साथ फोन में बात किया। आरजेडी के जो उनका जो बेटे है आरजेडी तेजस्वी भाई जो है, तेजस्वी भाई खुद ममता दीदी को मानते हैं, उनके साथ ऐसे पाव से प्रणाम करते हैं, उनके साथ बातचीत हो गया। दूसरा ऐसे तो नहीं होता, जिसके जो लोग पहले से समर्थन करते हैं उसका एंटी लोगों को कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं, कोई पार्टी का डिसीजन नहीं है, मैं पार्टी का डिसीजन ऐसे नहीं कह सकते, उसको दीदी डिसीजन लेता है, और दीदी जब डिसीजन लेगा तभी मैं आपको किसी चैनल में मैं बोल सकता हूँ कि दीदी ने आज ये डिसीजन लिया है। लेकिन जो देश को सेवा करने का नाम लेके, जो देश को सेवा करने का, राष्ट्र की सेवा, जाति के सेवा, समाज की सेवा का जो नाम लेके जो सत्ता में आया था 2014 में, आज तक आप बताइए देश का हाल कहाँ पता है? ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर, आपकी तरफ से ममता दी चेहरा है और वही सबको आगे लीड करेंगे। मैं बात समझ गया आपकी। पॉलिटिकल एनालिसिस राहुल जी भी मेरे साथ हैं। राहुल जी, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया, दूसरी तरफ चौटाला साहब से मुलाकात हुई, सर ये माजरा क्या है, जरा समझाइए आप। असल में देखिए, इस माजरे के लिए जो अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जदयू लगातार जो है कि जब 2019 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तभी से जदयू लगातार मांग रही थी कि भाई उनको मंत्रिमंडल में अच्छे से उनका प्रतिनिधित्व हो। लेकिन बीजेपी ने उसमें स्पष्ट कर दिया था कि जदयू की तरफ से जैसे शिवसेना का केवल एक ही व्यक्ति मंत्री है, वैसे जदयू की तरफ से भी केवल एक होगा। उनके लिए कम से कम वो 2 की मांग कर रहे थे, ऐसे मांग उनकी 4 से हो रही थी। लेकिन अब अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें आरसीपी सिंह तो मंत्री बने, लेकिन साथ साथ ललन सिंह को भी मंत्री बनना था, लेकिन अंततः ललन सिंह को उनको अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो घनश्याम जी, पार्टी में स्थिति ये हुई है कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं इस समय कि लगातार बीजेपी उनको घेरने की स्थिति में बनी हुई है, हर तरफ उनके पर काटे जा रहे हैं उनके। अगर बिहार की स्थिति देखते हैं, बिहार में अगर एनडीए के घटक दल को अगर आप घनश्याम जी देखते हैं
तो वहाँ पे कहीं न कहीं आंतरिक तौर पे बड़ी खेमेबंदी और बड़ी दूरी है जदयू के तरफ से। जदयू ये भी नहीं कह सकती कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी कि नहीं करेगी, बीजेपी करने देगी कि नहीं करने देगी। अच्छा। ऐसे स्थितियों में जदयू के रवैया में आपको अचानक से बदलाव दिखेगा। अब देखिए वो जातिगत जनगणना के मामले में कितनी मुखर हो गई है। बिल्कुल। इस मामले पे एकदम तेजस्वी यादव के साथ एकदम सुर में सुर मिलाते हुए चल रहे हैं, मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अभी भले ही बीजेपी के प्रवक्ता साहब नहीं माने, लेकिन तेगाकट मामले पे भी उनके सुर विपक्षी दलों के साथ मिल रहे हैं। तो देखिए मुख्य रूप से यह है कि उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। वहाँ पे बिहार में बीजेपी जिस तरह से दबाव बना रही है, तो उनको अब लग रहा है कि उस दबाव से कैसे बाहर निकला जाए। तो एक तरह से जो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाने वाली जो बात है, दरअसल यह प्राथमिक तौर से शुरू तो होती है उनके कुर्सी बचाने के दौर से कि आपको अगर पिस्टल की जरूरत है तो तोप का लाइसेंस आप ले लें। लेकिन यहाँ से ये मामला रियल में बीजेपी के लिए गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनकी गतिविधियां बढ़ी है, वो ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले हैं, तो वो एक संकेत जरूर देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एनडीए के घटक दल में वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं एनडीए के घटक के रूप में। बीजेपी के लिए बिल्कुल एक स्पष्ट और कठोर संकेत है। बिल्कुल। तो यही असल में मूल प्रश्न है कि आखिर नीतीश कुमार सहज क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र देख रहे हैं सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए। अर्जुन देशप्रेमी मेरे साथ हैं जेडीयू से। तो अर्जुन जी, 2014 में भी नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताया था, तब जेडीयू को केवल 2 ही सीटें मिली थी और उसके बाद क्या हश्र हुआ था हमने देखा, सीएम भी नहीं रह पाए। इस बार भी क्या वही रिपीट टेलीकास्ट देखने वाले हैं हम? 2024 हालांकि दूर है अभी थोड़ा। देखिए हम आज 2021 में 2014 की यदि कोई बात करते हैं तो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, परिस्थितियां सारी बदलती रहती हैं। तो ये कहना कि उस समय ऐसा हुआ तो आगे ऐसा होगा, और जहां तक बात है सर, जब दूसरी पार्टियों को घेरते हैं आप तब भी पिछली चीजें बताते हैं ना सर, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हैं, तो अपनी बारी में उन चीजों को लागू क्यों नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं कि पिछला रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि अगर 2014 में ऐसा हुआ तो 2024 में भी ऐसा होगा, 2030 में भी ऐसा होगा। ऐसा देखिए, मेरा कहना है कि समय बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो आप बात कह रहे हैं हमारे और बीजेपी के बीच में अभी ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ है। हम तो सहयोगी हैं, हम एनडीए का पार्ट हैं। लेकिन अगर कोई कुछ पूछता है तो उसके जवाब में आदमी उत्तर देता है, और एक सामान्य उत्तर दिया गया है। हमने ऐसा कुछ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बयान किया गया है जिससे हमारा और बीजेपी के क्या इस उत्तर को टाला नहीं जा सकता था? आप हर उत्तर को सर आसानी से दिया गया उत्तर हम कैसे समझ लें? क्या इसके पीछे कोई एक खास संदेश देने का प्रयास नहीं किया गया? इसे हम क्यों ना समझे? सर, इस उत्तर का जवाब कोई और भी तो हो सकता था, इस उत्तर को इग्नोर भी किया जा सकता था। देखिए, जो बिटवीन द लाइंस लोग पढ़ते हैं तो कुछ लोग अतिरेक कर जाते हैं, ऐसा भी होता है। एक सामान्य उत्तर को कई तरह से पढ़ने की कोशिश की जा रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि एनडीए का पार्ट हम हैं। देखिए, अब तो केंद्र में भी हमारी भागीदारी हो चुकी है, तो हमारे भी पूरी गर्माहट है। हम अच्छे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, बिहार में भी, केंद्र में भी। मुझे लगा आप बोलेंगे एनडीए का पार्ट हम हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन आपने आधे में लाइन खत्म कर दी। ठीक है, नहीं, ये आपने आगे की लाइन खुद से जोड़ ली। नहीं, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था आप बोलेंगे अर्जुन जी, मैं उम्मीद कर रहा था ये आप बोलेंगे, लेकिन आपने नहीं बोला तो समझ गया मैं उसके बाद। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार बिहार में भी अच्छे से चल रही है, हम अब केंद्र में भी सहयोगी हैं, सरकार में सहयोगी हैं। अब इससे बेहतर आप क्या मैं बोलूँ? हर चीज के लिए ये कहना कि नहीं आगे ये हो जाएगा, आगे वो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो चल रहा है, जो आज की परिस्थिति है उसमें कहाँ हमारे और बीजेपी में कोई मतभेद है। हम लोग अच्छे आपके व्यक्तित्व में और आपके वक्तव्य में जितना शांत प्रिय स्वभाव में समझ पा रहा हूँ, जितनी शांति में समझ पा रहा हूँ, काश हकीकत में और दोनों के बीच में भी उतनी ही शांति होती तो फिर बात कुछ और होती। रमन मलिक साहब, क्या जेडीयू का दिल भर गया है भारतीय जनता पार्टी से? साहब, अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि जेडीयू का मन भर गया है और उससे कुछ चर्चाएं बढ़ जाएं, वो आपको मुबारक, हमारे को तो ऐसा नहीं लगता।
नीतीश बाबू ने बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दे दिया। मेरे को नहीं सामने नजर आता कि अब उस पानी में मधानी मार मार के कितना मक्खन निकालोगे, ये नहीं समझ आएगा उपाध्याय जी। ठीक है, तो सर फिर ये बताइए ना, ये भी समझा दीजिए कि जेडीयू को बीजेपी के साथ ही अगर रहना है तो ऐसे नेताओं की नजदीकियां जो कि तीसरे मोर्चे की वकालत कर रही हैं वहां पे क्यों बढ़ रही हैं? ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात का सबब क्या है? तेजस्वी यादव से जातिगत जनगणना पे विस्तार से चर्चा, एक सुर में बात करने की वजह क्या है सर? सबसे पहले तो ये सवाल जेडीयू के प्रवक्ता से पूछें तो वो बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि पार्टी उनकी है। लेकिन जितना मेरे को याद है मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल या लोकदल या उस समय समता पार्टी, ये जितना सारा ग्रुप था ये इकट्ठा हुआ करता था। एक इतिहास है इनका। आपस में मिलने से क्या कोई ये हो जाता है? ऐसे तो हमारे मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं मनोहर लाल जी, वो भी मिले हैं चौटाला परिवार से कितनी बारी। आधा परिवार हमारे साथ पार्टी में साथ में सरकार चला रहा है। तो विषय जो है, एक सामान्य मीटिंग अलग है, एक राजनीतिक मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या दोनों ने आके आपको कुछ बोला, क्या प्रेस को कुछ बोला, और उस बोलने और उस स्टैंड के ऊपर क्या है, फिर वो चर्चा करें ना। लेकिन अभी अगर आप ये बोलते हैं तो ठीक है, ये बात आप जेडीयू से पूछें, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि जो पुराना इतिहास है, ये लोकदल वाला इतिहास जो है, उसके माध्यम से अगर मिले होंगे तो उसमें कोई आपत्ति सर यही चौटाला साहब है ना जो बता रहे हैं कि असल में जन विरोधी सरकार से मुक्ति चाहता है देश, किसान विरोधी सरकार से मुक्ति चाहता है देश। वो वही समझा रहे हैं, तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मुलाकात के मतलब ना निकाले जाएं सर, इतनी आसानी से सारी चीजें नहीं होती पॉलिटिक्स में, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। उपाध्याय जी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जो कि एक 90 साल से ऊपर के व्यक्तित्व से ऊपर हो, लेकिन अगर कोई चीज प्रासंगिक नहीं है तो उसको प्रासंगिक होने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और शायद वही कवायद और मेहनत कर रहे हो। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, भगवान उनको अच्छी स्वास्थ्य दे। तो नीतीश कुमार उन्हें प्रासंगिक बना रहे हैं, मैं यह समझूं? जी, नीतीश कुमार चौटाला साहब को प्रासंगिक बना रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी को सीढ़ी बना के चौटाला साहब अपने आप को प्रासंगिक सिद्ध करना चाहते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा। चलिए सर, थोड़ा ही सही आपने क्लू तो दिया, थोड़ा ही सही ये क्लू तो दिया। अर्जुन जी, क्या वाकई नीतीश कुमार सीढ़ी बन रहे हैं तीसरे फ्रंट के लिए? देखिए, ये सवाल जो आपने मलिक साहब ने जो बात कही थी, बिल्कुल सही कही थी उन्होंने। दरअसल हमारा जो पुराना, जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि पुरानी चीजें भूल जाते हैं, दरअसल कुछ संबंध होते हैं। देवीलाल जी के बारे में सब लोग जानते हैं। देवीलाल जी कैसे नेता थे, कितने बड़े नेता थे, जनता दल में उनका क्या योगदान था, इंडियन नेशनल लोकदल जो बाद में बनी। तो हमारे नीतीश जी का उनके साथ एक संबंध रहा है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, कुछ संबंध व्यक्तिगत होते हैं, उसका राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। देखिए, 1 to 1 में हम लोग बहुतों से मिलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कह दें कि नहीं जी हम तो। अर्जुन जी आपको रोक रहा हूं सर, आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाई देते? 2014 में जब नीतीश कुमार के पीएम बनने की ख्वाहिश का मैंने जिक्र किया तो आपने कहा आप कहां 2014 में पहुंच गए और कौन सी बातें, अब हम वो प्रासंगिक है नहीं है। लेकिन रिश्तों के मामले में आप वहीं अटके हुए हैं, रिश्तों के मामले में आप वहीं अटके हुए हैं। पुरानी चीजें बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, मलिक साहब आ रहा हूँ, मलिक साहब एक मिनट, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। आपने जो कही, मैंने जो शब्द कहे वही कहे कि 2014 से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उसी तरह से चौटाला जी का जो मामला है, चौटाला जी के बारे में आप जो कह रहे हैं, बहुत समय गुजर चुका है। उनके पास जाने का सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अर्थ कोई लगाने लगे। देखिए, व्यक्तिगत संबंध भी तो होता है ना, आप उसको तो नकार नहीं सकते। और हर मीटिंग का राजनीतिक भावार्थ ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। उनके पुराने संबंध है, जैसे कि 90 साल के वो भी हो गए, हमारे नीतीश जी भी। तेजस्वी यादव से कितने पुराने संबंध है सर, वो भी बता दीजिए। जातिगत जनगणना में तो वहां भी सुर मिल रहे हैं आप लोगों के,
वहां पे बताइए सर, कब से आप नहीं जी, घनश्याम जी, जो जातीय जनगणना की बात है उसके लिए दो बार बिहार विधान मंडल में, विधानसभा विधानसभा में इसके प्रस्ताव 2 बार पास करके भेजे हैं और सर्वसम्मत प्रस्ताव है साहब। एक पार्टी ने नहीं, सारी पार्टियों ने, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उनके भी विधायक लोग थे। तो इसका हम अभी से जोड़े, ये सर्वसम्मत प्रस्ताव एक नहीं 2 बार दूसरी राज्य सरकारों ने भी जातीय जनगणना के लिए प्रस्ताव भेजे हुए हैं और ये जनगणना हुई है। ये कहना कि नहीं हुई है, देखिए सिर्फ इसके रिजल्ट थे, जो क्या उसमें सामने आया, सिर्फ उसकी घोषणा बाकी थी जो संसद में अरुण जेटली तो अपने सहयोगी बीजेपी को आप इस पे कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? नहीं, बीजेपी ने कहाँ विधान सभा में मना किया, वो भी तो सर्वसम्मत प्रस्ताव का पार्ट है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं? बिहार, जहाँ तक प्रस्ताव की बात है, जो हमारे नेता बोल रहे हैं वो तो सर्वसम्मत प्रस्ताव है ना, उसमें तो कोई ईसन बट नहीं है। तो देखिए, अब हमारा एक स्टैंड है, देखिए 2 पार्टियां हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि हम बीजेपी है, बीजेपी जदयू है। अगर ऐसा होता तो फिर एक ही पार्टी होती, फिर जदयू क्यों होता और बीजेपी क्यों होती? तो अपने अपने कुछ चीजें हैं हमारी, तभी तो हम 2 दल हैं, लेकिन हम सहयोगी हैं, हम एक दूसरे की चीजों को समझते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं। तो जो स्टैंड एक पुराना रहा है उसी पे हम अब तक चल रहे हैं और उसके हिसाब से ये बात हमारे अर्जुन जी, जितनी आदर्श बातें और जितने आदर्श तरीके से आप ये सारी चीजें समझा रहे हैं ना, इन बातों को क्या यूं ही समझ लिया जाए? पॉलिटिक्स इतनी आसान है और जो कुछ कोशिश की जा रही है, राहुल लाल आपको बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। टीएमसी से मेरे साथ बादल देवनाथ जी हैं। बादल देव जी, हर दल की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपने अपने कैंडिडेट हैं, आपका भी अपना एक फोकस है। यूपीए क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, वो भी हमें पता है। सर, ऐसे में असल में एक नाम पे सहमति बनाना कितना मुश्किल काम होगा अगर ये मोर्चा बन जाता है? बादल देवनाथ, आप मेरे साथ हैं? बादल दास सुन पा रहे हैं मुझको? अच्छा, एयर पीस लगा रहे हैं, लगाइए। बादल देव जी, ब्रेक खत्म हो गया, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ, सुन पा रहा हूं। मैं ये पूछ रहा था सर, हर दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऐसे में उन सारी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक नाम पे सहमति बना पाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है? ऑडिबल हूं मैं आपके लिए? सुन पा रहे हैं आप मुझको बादल देव? चलिए, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ राहुल जी भी मौजूद है। राहुल जी, ब्रेक से पहले असल में जो समझाने की कोशिश जेडीयू की तरफ से खास तौर पे की जा रही थी कि देखिए, जाति जनगणना में भी हमारे दिल मिले हुए हैं, पैक्सेस का मुद्दा भी कुछ नहीं है, चौटाला साहब से मुलाकात भी एक आम मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात थी। सर, चीजें इतनी ही आसान और सरल हैं क्या? देखिए, अर्जुन देश प्रेमी जी एक तरह से प्रवक्ता है, वो अपना प्रवक्ता धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन चीजें इतनी सरल बिल्कुल नहीं है। घनश्याम जी, देखिए, बीजेपी का जो वर्तमान स्थिति अगर जो हम लोग अभी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिस रूप में हम लोग अभी देखते हैं, उसमें क्या कि सहयोगी दलों को लगातार दरकिनार किया जाने वाला एक अंदाज है। हम लोग देख रहे हैं कि अकाली दल भी इनके साथ नहीं है, शिवसेना भी इनके साथ नहीं रही। अगर आप जदयू के नेताओं से अगर आप पूछें ऑफ द रिकॉर्ड, अगर आप कि जो नीतीश कुमार की जो पूरी छवि रही, जिस तरह से वो लगातार जो है कि एक बिहार के मुख्यमंत्री वो बने रहे हैं, अगर वो बीच में अगर लालू यादव के साथ, आरजेडी के साथ वो थे और वो दल बदल नहीं करते, तो अभी उनकी स्थिति और उनका एक तरह से जो जिस तरह से विपक्ष में आप ममता बनर्जी के पूरे स्थिति को नजर देखते हैं हम लोग कि उन्होंने जो रुतबा कायम किया है विपक्ष के बीच में, उसी स्तर के नेता है। मैं देश प्रेमी जी की इन बातों से सहमत हूँ कि वो तमाम विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत, जिन विशेषताओं को वो इंकित करा रहे थे कि प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक विश्वसनीयता वाला जो मामला था, वो उस समय वो नुकसान हुआ था। लेकिन अभी क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि जब हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो वहां पे हमारे लिए आने वाली स्थितियां इतनी असहज होंगी, और ऐसे में वो लगातार स्वाभाविक रूप से चीजें हो रही है। देखिए, जब घनश्याम जी लोकसभा में सरकार ने कई बार स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, बिल्कुल खुला स्टैंड है भारत सरकार का। लेकिन आप ठीक है, बिहार विधानसभा में पारित हुए हैं प्रस्ताव, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। लेकिन वहां पर देखिए, अब ये भी चीजों में सहमति बनी है
कि जो तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, ये लोग मिल के बिहार का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल होगा, ये लोग सब लोग मिलेंगे। तो राजनीति में घनश्याम जी टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण चीज होता है कि आप किस समय क्या घटनाएं घट रही हैं। जिस समय पीएम मटेरियल शब्द कहा जा रहा है, उसी समय आप चौटाला से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, उसी समय आप तेजस्वी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। पेगासस के मामले पे भारतीय जनता पार्टी जितनी अड़ी हुई है, उसी समय आप जो है कि पेगासस के मामले पे भी जो है आप विपक्ष को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिक जी भले जितना भी दावा कर रहे हैं, लेकिन पेगासस के मामले पे जदयू और बीजेपी के विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सारा चीज एक प्रदर्शित करता है कि खटखटाहट है उनमें, और वो कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा स्पेस, अच्छा मौका मिले तो वो दूसरे खेमे में जा सकते हैं। ये संकेत को खुद भारतीय जनता पार्टी को ही देने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जदयू प्रवक्ता जरूर बोल रहे हैं कि हम एनडीए में और काफी अच्छे ढंग से हैं, लेकिन क्या हम भविष्य में भी लगातार हम कल भी एनडीए में रहेंगे, इस शब्द का प्रयोग जदयू प्रवक्ता नहीं कर रहे हैं डिबेट में। तो वो भी भविष्य की भविष्यवाणी या भविष्य की किसी प्रकार की स्थितियों से बच रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे क्या स्थितियां बनेंगी घनश्याम जी, स्थितियां सरल कहीं से भी बिल्कुल सरल नहीं है कहीं से। ठीक है, जो आदर्श स्थिति समझाने का प्रयास हो रहा है, तस्वीर वैसी नजर नहीं आती। पीएम बनने की पोटेंशियल की जो नीतीश कुमार में दिखाई देती है उपेंद्र कुशवाहा को, और जेडीयू भी यही मानती है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। बादल देवनाथ, आप ही के पास आना चाहूंगा। बादल देव जी, लगातार सभी पार्टियों की अपनी अपनी कोशिशें हैं कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएं, और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन एक नाम पे आम सहमति बन पाना, ये कितना बड़ा चैलेंज दिखाई देता है बादल देव जी? बादल देव तक शायद आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन मेरे साथ अर्जुन जी भी बने हुए और अमन मलिक भी हैं। अर्जुन जी, क्या आपको लगता है कि अगर पीएम का पोटेंशियल नीतीश कुमार में है तो फिर उसके लिए करना क्या होगा? क्योंकि यूपीए में भी जगह खाली नहीं है, एनडीए में रहते तो आप पीएम बन ही नहीं सकते, आप अच्छे से समझते हैं। तो फिर ये क्यों ना माना जाए कि तीसरा मोर्चा, और जिसकी तैयारी असल में की जा रही है, जो मुलाकातें भी आपकी बता रही हैं, वो एक जरिया हो सकता है पीएम पोटेंशियल को प्रोजेक्ट करने के लिए और खुद को स्थापित करने के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर? देखिए, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ अपनी बात रखी है। तो जो ये हाइपोथेटिकल सवाल है, इस हाइपोथेटिकल सवाल का मैं कोई जवाब मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई अभी परिस्थिति नहीं है। ये उपेंद्र कुशवाहा हाइपोथेटिकल बात कर रहे थे, जीतन राम मांझी हाइपोथेटिकल बात कर रहे थे, इसका मतलब? नहीं। अच्छा, सवाल हाइपोथेटिकल है, जो आप लोग कहेंगे वो हाइपोथेटिकल नहीं है। गुड। क्या उनमें पीएम मटेरियल है? वो पीएम मटेरियल होना और प्राइम मिनिस्टर का दावेदारी करना, दोनों दो चीजें हैं। तीसरा फ्रंट एक अलग विषय है, और तीसरे फ्रंट के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा, चौटाला जी से मिलने गए वो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम थर्ड फ्रंट में जा रहे हैं। थर्ड फ्रंट अभी है कहाँ? आप ही बताइए ना, कहाँ थर्ड फ्रंट? कहीं है? एग्जिस्टेंस में है? कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे किसी भी नेता ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। देखिए, हमको अपने जो हमारे नेता हैं, जो शीर्ष नेता, हमारे शीर्ष नेता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे ये कहा जाए कि हम लोग जो है तो अभी पीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, हम पीएम बनने जा रहे हैं, या पीएम उन्हीं को होना चाहिए। ऐसी कोई तो बात ही नहीं कही गई है। बात ये कही गई कि क्या वो, देखिए, देश में हमारे नीतीश जी के अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं जिसके बारे में सर असल में नीतीश कुमार बहुत पलटी भी मारते हैं ना सर, ये सभी कहते हैं और आप अच्छे से जानते हैं। आरजेडी ने तो ये तक कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल थे, लेकिन जब से उन्होंने पलटी मारनी शुरू की, पलटी मार बन गए, तब से उन्हें सीएम के लायक भी जनता नहीं समझती। और जेडीयू तो नंबर 3 की पार्टी है, वो सोच क्या रही है? तो घनश्याम जी, एक सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद जी में भविष्य दिखता है क्या? क्या वो उनमें पीएम मटेरियल दिखता था क्या? या उनके जो बेटे हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप ही जानते, पूरा देश जानता है, उनमें पीएम मटेरियल है क्या? या वैसे लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, उनमें पीएम मटेरियल दिखता है क्या? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति यदि अच्छा है तो है, अगर उसमें गुण हैं तो हैं, और उन गुणों के बारे में यदि बताया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अब अभी 2024 के अभी हम थर्ड फ्रंट की बात करने लगे जो कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। हाँ, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि जो चौटाला जी से मीटिंग थी
तो एक पुराने संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध हैं, उनकी उम्र हो गई है। आप देखिए ना कितने उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनसे मिलना। हम लोग अपने घर में या अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं ना मिलने। सर तो आप ये मत कुछ नहीं समझे, है, ठीक है वो सर, political ठीक है, meeting नहीं है। ठीक है, आप जेडीयू तो प्रवक्ता का उनसे धर्म meeting निभाइए, के बाद लेकिन लोग ऐसा क्या क्यों- समझ रहे हैं और पॉलिटिकल सर्कल में किस तरह की चर्चा है उससे भी आप वाकिफ है, मैं जानता हूं सर। रमन मलिक साहब, क्या ये परोक्ष रूप से बीजेपी को भी संदेश देने की कोशिश है कि देखिए हम वो सहयोगी नहीं है जो आप चाहेंगे तो मान लेंगे, हम में दूसरे पोटेंशियल भी और दूसरे लोग भी हमारे टच में है, चाहेंगे तो हम पाला चेंज कर सकते हैं, क्या ये समझाने की कोशिश भी की गई है? हिडन मैसेज है क्या ये? देखिए, थोड़ा सा एक तो आपकी वॉल्यूम बड़ी लो है, पूरी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ जो समझ पाया कि आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये धमकी देने की कोई तरीका है कि हम क्या हम अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ सवाल है क्या? जी जी जी, ठीक है। देखिए, जहां तक मेरे को समझ में आती है, राजनीति में परमानेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने और उनके दल के एक ऐसे नेता को अपनी राय बड़ी प्रखर रूप से रखते हैं, केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी का जेडीयू के अंदर एक बहुत बड़ा कद है। इन दोनों ने बड़ा स्पष्ट रूप से बोल दिया है, और मेरे ख्याल से जब इतनी स्पष्टता से बोल दिया जा चुका हो तो उसके बाद इफ एंड बट की पोजीशन नहीं होती। उसके बाद पोजीशन ये होती है कि पानी में से मक्खन कैसे निकले और कितना निकले। तो वो मक्खन साहब अभी मुश्किल निकलेगा, एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, वो व्यक्ति निकाल सकता है जो पिछले 22 साल से 22.5 साल से उड़ने की कोशिश कर रहा है, जुपिटर की वेलोसिटी से निकालेगा। ठीक है सर, अभी कांग्रेस से कोई है नहीं आपकी बात का जवाब देने के लिए, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समझाया फिलहाल यही जा रहा है कि ऑल इज वेल, किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, मतभेद भी नहीं है, मनभेद भी नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग खबरें जो आ रही है उसके हिसाब से कुछ तो ऐसा है जो संकेत देने की कोशिश के तौर पे जेडीयू की तरफ से देखा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पोटेंशियल अगर नीतीश कुमार हैं तो फिर आगे आने वाली तस्वीर में ये जो गठबंधन है, ये जो अलायंस है, ये कितना चल पाएगा, बड़ा सवाल ये भी है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।